नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी की रोकथाम के उपाय। अधिक पैदावार के लिए करें धान की सीधी बुआई। हमारे प्रदेश के बहुत से पशुपालक भाई दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं और अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ पशुपालक भाइयों के पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या देखने में आती है, जिसका समय से निदान न करने पर ये परेशानी बन जाता है और निदान बहुत जरूरी है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं वेटरनरी एंड डेवलपमेंट ऑफिसर जिला सागर की डॉक्टर विजया तिवारी। अब हमारे पशुओं में किस तरह से ये संक्रामक रोग खुरपका और मुंहपका फैलता है, उसकी जानकारी थोड़ी आपको देना चाहेंगे। ये खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में एक संक्रामक रोग है और इसके मतलब फैलने का खाली संपर्क से तो फैलता भी है, दाना पानी चारा और उस जगह पर भी फैलता है जहाँ पर संक्रामक पशु बंधा हुआ है। इसलिए जैसे ही पशु संक्रामक होता है तो सारे पशुओं को उससे अलग कर दें। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, ये गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। पशुओं में इसके लक्षण किस प्रकार पाए जाते हैं ये आपको थोड़ा बताते हैं। पहले में क्या होता है, स्वस्थ पशु जैसे ही उसको अचानक तेज बुखार आता है। दूसरे लक्षण में उसके मुंह पर और खुर के बीच फुंसी हो जाती है और तीसरे लक्षण में पशु लड़खड़ाने लगता है और उसके मुंह से लार आने लगती है। पशुपालकों को एक और जानकारी देना चाहेंगे कि ये मुख्य रूप से गाय और छोटे बछड़ों में तेज़ी से फैलता है और ये अपने भैंस वगैरह में इतना तेज़ी से नहीं फैलता जितना गाय और छोटे बछड़ों में ज़्यादा फैलता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। तो इसके लिए अपने को क्या उपचार करना है, जैसे ही लक्षण दिखें अब उसके उपचार किस तरह किए जाएं। संक्रामक पशु को अलग करके उसको सबसे पहले एंटीसेप्टिक लोशन से उसके छालों को जो भी फुंसियाँ हुई हैं उनको वॉश करवाया जाए। उपचार में प्रथम आपको
जो एंटीसेप्टिक लोशन पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना है उसको गुनगुने पानी में करीब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डाल दें और उसको गुनगुना पानी रहने से उसको वॉश करवाएं, मुंह पर भी वॉश करवाएं और उसके खुर को भी वॉश करवाएं। और जो उसके बाद बीटाडिन जो एंटीसेप्टिक लोशन है उससे स्प्रे कर दें। फिर उसके बाद आप एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दें, फिर दर्द निवारक इंजेक्शन दें, फिर उसके बाद उसको ऑइंटमेंट लगाएं। इस तरह कम से कम आपको 3 से 5 दिन तक उपचार करना है। और जो ज्ञावन पशु है उसमें आपको एंटीबायोटिक समझ के देना है, मतलब उनकी एंटीबायोटिक अलग रहती हैं और जो नॉन गर्भित पशु रहते हैं उनकी एंटीबायोटिक अलग रहती हैं, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इस तरह कम से कम 3 से 5 दिन उनको एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाएं जिसमें वो पूरी तरह से लक्षण काबू में आ सके। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशुओं को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। संक्रामक पशुओं में टीकाकरण मुख्य मेन है कि इसका समय पर अगर आप टीकाकरण करवा लें तो आप अपने पशु को संक्रमित होने से बचा सकते हैं, ताकि उसके दुग्ध उत्पादन पर कोई असर ना आए। और खासकर विशेष रूप से हमारे जो डेयरी पशुपालक हैं उनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि समय पर अपना टीकाकरण करवाएं। इसका टीकाकरण होता है 4 से 6 माह की आयु में और प्रत्येक 6 महीने के बाद हो जाता है। और इसका मेन समय जो रहता है सितंबर से जनवरी तक। तो सभी पशुपालक इस विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो समय पूर्व अपने निजी अस्पताल में आकर चिकित्सक से संपर्क कर टीकाकरण उठें और अपने पशुओं में स्वास्थ्य लाभ का लाभ उठाएं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। लगातार हो रही अनुशासनहीनता, नियुक्तियां होल्ड और निर्णय बदलने के सवालों के घेरे में संगठन बीजेपी ने बोला हमला। डिंडौरी में कांग्रेस को लगा झटका, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस ने ज्वाइन की बीजेपी, फग्गन सिंह कुलस्ते ने दिलाई सदस्यता। 27 जून को भोपाल में वंदे भारत ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में बहुत से किसान धान की खेती रोपा विधि से करते हैं, लेकिन धान की नर्सरी तैयारी से लेकर रोपाई और अन्य प्रबंधनों में मजदूरों की काफी समस्या रहती है। साथ ही कई बार बारिश की अनिश्चितता के चलते धान की रोपाई में देरी भी हो जाती है। इसलिए कृषि वैज्ञानिक धान की सीधी बुआई पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन इससे फसल के भरपूर पैदावार के लिए कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें, बुआई करते समय किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार। हमारे भारतवर्ष में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर पर धान की खेती की जाती है
और इससे लगभग 120 मिलियन टन है वो धान का उत्पादन होता है। लेकिन ज़्यादातर जो ये धान की खेती है वो मैनुअल की जाती है। किसान कद्दू करता है, खेत में पाड़े काटता है और उसके बाद में मैनुअल रोपाई करता है पौध तैयार करके। लेकिन अभी फिलहाल जो ये लगातार कई सालों से ये क्रिया वो कर रहा है, जिससे कई चुनौतियां सामने आई है, जिससे जैसा कि जल स्तर का नीचे जाना। लेकिन उससे हम किसान की वो है कॉस्ट काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि डीजल की प्राइस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल में आधुनिकीकरण के दौर में हमारे पास उचित संसाधन जैसे कि अच्छी मशीनें हैं जिससे हम धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वर्तमान में जो अच्छी तकनीकियां हैं वो हमको धान को दो तरह से हम लगा सकते हैं। पहला हमारा जो तरीका है वो है धान की सीधी बिजाई करने का, कि वो सूखे में सीधी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए किसान भाई है वो DSR जो मशीन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है उसमें किसान भाई इसी मशीन की सहायता से बिजाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए किसान भाई पहले खेत में पलेवा करता है, उसके बाद में इस मशीन की सहायता से जो बत्तर की कंडीशन होती है, मतलब जो मॉइस्चर होता है, प्रॉपर फील्ड कैपेसिटी होती है, उस समय धान की बिजाई करती है। किसान भाइयों, खेत को बिना तैयार किए धान की सीधी बुआई जीरो टिलेज मशीन से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य सीड ड्रिल से धान की बुआई कर रहे हैं तो खेत की एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करें और याद रखें, अंतिम जुताई के समय 10 से 12 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह से मिला दें और साथ ही रासायनिक उर्वरकों में यूरिया 265 किलोग्राम, DAP 132 किलोग्राम और पोटाश 102 किलोग्राम, जिसमें यूरिया की 1/3, DAP और पोटाश की पूरी मात्रा को पाटा लगाते समय डाल देनी चाहिए एवं शेष बची यूरिया की मात्रा को खरीफ फसल में 3 बार में देना चाहिए। किसान भाइयों, धान का अच्छा उत्पादन लेने में इसकी उन्नत किस्मों की अहम भूमिका होती है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने क्षेत्र के अनुसार धान की कई उन्नत किस्मों को विकसित किया है। तो आपके क्षेत्र के लिए धान की कौन कौन सी किस्में उपयुक्त हैं, आइए जानते हैं। धान की सीधी बिजाई में लगभग सभी वैरायटियों को हम लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा जो किस्में हैं उनके बेहतर परिणाम निकले हैं। जो कम अवधि की जो वैरायटी है धान की, उसमें किसान भाई ले सकते हैं। उसमें PR 126 है, उसमें पूसा 1509 है, उसमें जो PB 1692 है वो किसान भाई ले सकते हैं। अराइज हाइब्रिड है 6129, वो किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। मध्यम अवधि की जो किस्में हैं जैसे PR 128 है, PR 129 है, जो अराइज 6444 है वो किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाई बासमती जो किस्में हैं वो इसमें बेहतर जो परिणाम है मिले हैं। बासमती किस्मों में किसान भाई PB 1121 लगा सकता है, PB 1718 लगा सकता है, PB 1 लगा सकता है और बासमती की जो CSR 30 वैरायटी है वो लगा सकता है। बिजाई करने के लिए किसान भाई है वो DSR जो मशीन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन में किसान को लगभग 8 से 10 किलो बीज है वो प्रति एकड़ में डालना होता है। किसान को मैं कहूँगा कि सीधी बिजाई करने के साथ में ही बीज का उपचार जरूर करे। बीज उपचार के लिए किसान भाई सबसे पहले इसको 24 घंटे तक बीज को है वो पानी में भिगो कर रखे और भिगोने के साथ में ही यदि भिगोने के जो बीज होते हैं ऊपर आ जाए उन बीजों को हटा देना चाहिए और जो बीज नीचे पेंदे में बैठ जाए 24 घंटे बाद में उनको छाँव में लगभग 1 घंटे सुखाना चाहिए। सुखाने से पहले उसको बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार के लिए 24 ग्राम है वो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब प्लस 1 ग्राम है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड के लिए जो गाचो है उससे बीज का है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो किसान बीज के ट्रीटमेंट के बाद में खेत में सीधे इसको बिजाई कर सकते हैं। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। याद रखें, बीज की बुआई 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक ही करें। बिजाई करने के बाद में उस पर अच्छी तरह से पाटा लगा देते हैं और उसके लगभग बिजाई करने के 20 दिन तक है किसान उसमें पानी नहीं लगाते हैं। 20 दिन पे पहला पानी लगाते हैं। जो जब धान अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाए और जो धान के पौधे हैं अच्छी तरह से बाहर निकल आए, जब धान की जो सीधी बिजाई जो सूखे में की होती है उसमें किसान भाई उसको तुरंत पानी लगाएं। पानी लगाने के 24 घंटे बाद में यानी धान के बीजों के अंकुरण से पहले किसान भाई
पेंडिमेथिलीन का स्प्रे करें। स्प्रे के लिए किसान भाई 1 से 1.5 लीटर पेंडिमेथिलीन का इस्तेमाल प्रति एकड़ के लिए कर सकता है। किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इस आधुनिकीकरण के दौर में हमारे पास अभी अच्छी मशीनें उपलब्ध है, जो किसान भाई कम लागत में है वो अच्छी फसल ले सकते हैं, क्योंकि जो धान की रोपाई है और जो धान की सीधी बिजाई है इसमें दोनों में लगभग उपज बराबर होती है, लेकिन खर्चा जो है वो धान की सीधी बिजाई में हम 15 से 20% तक है उसकी बचत कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। दिखाएंगे पीएम मोदी। रानी कमलावती स्टेशन से पीएम करेंगे रवाना। ट्रेन का शेड्यूल किया गया है तय। भिंड में दिन दहाड़े एसबीआई के एटीएम से बैटरी की चोरी, 2 आरोपियों ने घटना को दिया अंजाम। चोरी का सीसीटीवी आया सामने। जबलपुर में पुजारी के साथ बदमाशों ने जमकर की मारपीट। बाइक से आए बदमाशों ने पहले युवक को पीटा, बीच बचाव करने पहुंचे पुजारी को भी पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल के घर पहुंचे मितान। सीएम के पौत्र का हुआ आधार पंजीयन, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। युवा कांग्रेस नेता के किसान को धमकाने पर सियासत तेज। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा यूथ कांग्रेस नेता किसान की नहीं छोड़ रहे जमीन। कांग्रेस में नियुक्ति पत्र विवाद में पर नेता प्रतिपक्ष ने बोला हमला, कहा कांग्रेस की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं, इनके नेता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर भी टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में अधिकांश स्थानों में घने बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम दिशाओं से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 4 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेत की साफ सफाई और मेड़ों की मरम्मत आवश्यक रूप से इस समय करना चाहिए। धान का धरहा डालने या बुआई से पहले स्वयं उत्पादित बीजों को 17% नमक के घोल में उपचारित कर पुष्ट बीजों का चयन करें। प्रमाणित या आधार श्रेणी के बीजों के पैकेट में प्रदाय किए गए फफूंदनाशक से अवश्य उपचारित करें। धान की रोपाई वाले कुल क्षेत्र के लगभग 1/10वें भाग पर नर्सरी तैयार करें। इसके लिए मोटे धान वाली किस्मों के बीज की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पतले धान के किस्मों के बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से बीज डालें। धान की SRI पद्धति, इसके लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। श्री विधि से नर्सरी लगाने के लिए 1 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाएं। क्यारी के दोनों ओर सिंचाई नाली बनाना आवश्यक है। 1 हेक्टेयर के लिए 10 क्यारी बनाएं। सोयाबीन के लिए बीज की मात्रा 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बीज की हमेशा पंक्तियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 7 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सोयाबीन एवं अन्य दलहनी फसलों के बीजों की राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम एवं
पीएसबी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करके बुआई करें। अरहर के लिए बीज की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। शीघ्र पकने वाली किस्मों में कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। तदनुसार मध्यम अवधि वाली फसल को 90 व 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। मक्का के संकर किस्मों का बीज 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। संकुल किस्मों के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर रखें। कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मध्यम और देर से पकने वाली किस्मों को 75 से 25 सेंटीमीटर कतार से कतार व पौधे से पौधे के अंतरण में लगाना चाहिए। नया बाग लगाने के लिए उचित दूरी पर 3 × 3 × 3 फुट आकार के गड्ढे खोदें और उसे खुला छोड़ दें। उसके बाद 10 दिनों बाद भराई कर दें और बरसात में पौधों की रोपाई करें। मौसम की स्थिति को देखते हुए खुरपका मुहपका रोग फैलने की आशंका है। पशुओं में रोग के बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण करवाने का यह सही समय है। सूखा चारा दिन में 2 बार दें। समय समय पर पशुओं को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराएं। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। 4 से 8 माह की बछिया को ब्रुफेलोसिस यानी संक्रामक गर्भपात रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। मछलियों में जुलाई अगस्त का महीना प्रजनन का होता है, अतः मछलियों की बिक्री न करें और नवीन बीज डालें और अनावश्यक जीव को बाहर करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम मिहोना जिला बिलासपुर के किसान सुरेश कुमार ने। आप कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो सुरेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले एक प्रमुख कीट जो कि फल मक्खी बोला जाता है उसको, ये कद्दू, खीरा, लौकी, ककड़ी और करेला, इस तरह का जो पौधा होता है उसको कद्दू वर्गीय फसल कहा जाता है। जो एक फल मक्खी होता है, फल मक्खी का जो पूर्णांग कीट होता है उसका जो पंख है वो पारदर्शी एवं चमकीले होते हैं और घरों में पाए जाने वाले मक्खियों से इसका आकार छोटा होता है। ये मक्खी का जो पूर्णांग कीट है ये फलों के और सब्जियों के सतह पर बैठ के ये सतह का एकदम नीचे जाकर के अंडा देता है सतह के नीचे। और एक प्रमुख बात है कि ये जहाँ पर भी अपना अंडा अंडा देते हैं वहाँ पर सब्जी टेढ़े हो जाते हैं, जिसका बाजार का मूल्य उसका घट जाता है। फल मक्खी कीट मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फलों के गुद्दों को खाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर बेल से अलग हो जाते हैं। यह कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। अंडों से जो निकलते हैं उनको मैगट बोला जाता है। ये मैगट जो है वो फलों के गुदा को वो खा जाते हैं और वो अंदर बैक्टीरिया और फंगस के अटैक के वजह से ये फल और सब्जियां सब सड़ जाते हैं और बिक्री के लायक नहीं रहते हैं। अभी जानते हैं कि ये इससे कैसे हम छुटकारा पाएँ। पहला चीज़ है कि हमारा बागान में साफ़ सफाई रखना और स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी फल या सब्जी ये इससे ग्रसित होते हैं वो और गिर जाते हैं, वो उन फलों को हम इकट्ठा करके उनको कहीं दूसरे जगह पे लेकर के दफना दें। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। यह कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपना प्यूपा बनाती है, इसलिए बेलों के आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मेलाथियन 50 इसी नामक कीटनाशी की 50 मिलीलीटर मात्रा को आधा किलोग्राम गुड़ एवं 50 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें या कार्बोरिल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। तो
इन सब चीज़ करने के बावजूद भी अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप डेकामेथ्रिन 10 लीटर पानी में 5 ml दवाई और आजाडिरेक्टिन जो कि एक नीम का दवाई है 10 लीटर पानी में 20 ml, ये दोनों दवाई को इकट्ठा मिलाइए, उन दोनों को आप स्प्रे कीजिए फल आने से जस्ट पहले, क्योंकि ये जो मक्खी है वो फल आने से पहले ही ग्रसित करती है फसलों को। तो एक बार जब फूल से जब फल आता है तब पहला छिड़काव, 10 दिन के बाद और एक छिड़काव और 1 हफ्ता बाद और एक छिड़काव आप ले सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि इसका कंट्रोल के लिए हमको पॉइजन बेट यानी विष चुग्गा का इस्तेमाल करना होता है। विष चुग्गा यानी आपको 20 ग्राम मोलासेस यानी गुड़, उसके साथ 10 ml मालाथियन, ये दोनों को मिला करके 1 लीटर पानी में आप मिलाइए और उसका जो घोल तैयार होगा वो घोल को डिस्पोजेबल कप में इधर उधर रख दे, झुला दे कहीं पे, ऐसा जगह रखिए जिसको कहीं पशु उसको चाट के खा ना जाए, उस जगह आप रखिए। इससे मादा कीट आकर्षित होकर आएगी और ये विष को खा करके वो मर जाएगी। इससे आपका उसका पेस्ट का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना। फेरोमोन ट्रैप एक सुगंधित चीज़ होता है, ये अपने आप उसका जो फल मक्खी का जो कीट है वो आकर्षित होके इस फेरोमोन ट्रैप के पास आता है और उस पे गिरकर मर जाता है। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।